जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। 50-40 के फॉर्मूले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर और कश्मीर की छोटी पार्टियों को वो अपने हिस्से से सीटें देंगी। जम्मू में कांग्रेस 40 सीटों पर और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को 2 सीटें उनके हिस्से से जाएंगी। तो सबसे पहले ये खुलासा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर हम आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों ने कोalition में कितनी सीटें किसके पास रहेंगी इसका फैसला नहीं किया है। और जैसे ये फैसला किया जाएगा दोनों पार्टियां इसका ऐलान करेंगी। मगर दोनों पार्टियों के सूत्रों से हमारी बात हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें ये साफ हुआ है कि कितनी सीटें किस पार्टी को दी जाएंगी। मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ पवन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे चिंतन मंथन जो भी दोनों पार्टियों में हुआ उस पर हम बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है कैंडिडेट्स का चयन और सीटों का चयन दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि ये गठबंधन इसीलिए प्री पोल अलायंस के रूप में बना है ताकि जब रिजल्ट आए तो बेहतर रिजल्ट आए और दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बना पाएं। क्योंकि कंपटीशन सीधा सीधा बीजेपी से है जो कई सारी छोटी पार्टीज के साथ गठबंधन करने के मूड में है। मगर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तो पवन जी 50-40 के फॉर्मूले पर बात फाइनल हो गई है, मगर बीच में एक और बात है कि छोटी पार्टियों को अपने अपने खित्ते से अपनी सीटें दी जाएंगी। कैसा ये फॉर्मूला आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बढ़िया फार्मूला है इनका, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ पहले भी गठबंधन रहा है। अगर हम शेख अब्दुल्ला से बात करें, तो हम इंदिरा से बात करें, नेहरू से बात करें, तब से लेकर इनका गठबंधन होता रहा है। लेकिन इस बार 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी दमखम से मैदान में है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, उसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन होना और साथ में जम्मू खित्ते में पैंथर पार्टी और कश्मीर में CPIM, तो कहीं ना कहीं ये डेंट डालेगा। ये इसमें वो बात नहीं है कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग, अगर आप जैसा कह रहे हो कि 50-40 का वो इनका रहेगा, तो बीच में 2-3 सीटें जो हैं ये नेशनल पैंथर पार्टी का और साथ में CPIM का, तो 3 सीटों को आप बाहर निकाल दीजिए, तो बाकी जो पीछे रहती हैं उसके ऊपर दोनों अगर लड़ते हैं तो जम्मू संभाग में भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कश्मीर संभाग में, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी कुछ निर्दलीयों को सपोर्ट कर रही है। हमारे सोर्सेज की जो खबर है कंफर्म भी है, उनका ये कहना है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों से काफ़ी नेताओं से बात हुई है। उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कहा है कि फॉर्मूला तो 40-40 का बन रहा था, 40 पे कांग्रेस, 40 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 10 सीटें PDP और छोटी पार्टियों के लिए रखी गई हैं। मगर PDP ने एन मौके पर इनकार कर दिया इस कोलिशन में आने से। तो आपको क्या लगता है? अभी तक हालांकि PDP का कोई बयान इस पर नहीं आया और हम इस खबर को कंफर्म भी नहीं करते क्योंकि सोर्सेज के हवाले से है, मगर आपको क्या लगता है कि PDP ने सही फैसला लिया अगर ऐसा हुआ है, या फिर PDP को आना चाहिए था? देखिए, PDP गेम मेकर बनना चाहती है। महबूबा की सोच जो इस समय है वो चाहती है कि 10 से 12 सीटें अगर वो निकाल जाती है तो वो कोई भी कोलिशन होगी उसके अंदर वो भागीदारी चाहेगी, लेकिन वो पहले प्री पोल अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनकी पार्टी के लीडर छोड़ कर गए, कुछ नए लोगों की ज्वाइनिंग हुई और जिन जिन इलाकों में वो पकड़ मजबूत कर रहे हैं, वहाँ का अगर स्थिति आप देखते हो, उनका अगर आंकलन करते हो, तो चुनावों से पहले अगर वो गठबंधन करते हैं तो लास्ट PDP को होगा। वो वेट करेगी कि कितनी सीटों के ऊपर गठबंधन हुआ है, कितनी पर लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे, उसके बीच में मेरी कितनी आ सकती हैं। उसी के आधार पर हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और NC के पास भी वो आंकड़ा ना बने, हो सकता है उस समय फिर महबूबा मुफ्ती की जरूरत पड़े और 10 अगर 12 सीटें लेकर आती है तो सरकार बना सकते हैं। महबूबा मुफ्ती कहीं बीच का रास्ता अपनाने के मूड में है जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं और PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। मगर अब आ जाते हैं 50-40 के फॉर्मूले के थोड़ा और डीप। बात यह हो रही है कि कश्मीर से राफियाबाद, सोपुर, डूरू, एक सीट इनकी देवसर, ये 4 या 5 सीटें ऐसी हैं जो कश्मीर में जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता लड़ते रहे हैं, उड़ी भी एक है। तो ये सीटें कांग्रेस मांग रही है कश्मीर से कि हमारे नेता, जिसमें GA मीर हैं, उसमें राफियाबाद से उनके एक पुराने नेता हैं, फिर देवसर अगर आ जाए तो अमीन भट्ट हैं जो पिछली बार भी MLA थे, सोपुर से बात करें तो वहाँ उनके एक नेता हैं, उड़ी से आप उनके एक बड़े नेता हैं। तो ये 6 सीटें कांग्रेस कश्मीर से मांग रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि पुराने नेता जो उनके हैं ये सारी 6 सीटें जीत पाएंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको ये सीटें दे देगी? देखिए, कश्मीर और जम्मू संभाग दोनों का अगर आप राजनीतिक आकलन करें तो दोनों की स्थिति अलग अलग है। कांग्रेस को पता है कि कश्मीर संभाग में उनके जो चेहरे पुराने हैं
वो सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन वो स्थिति जम्मू में उसके विपरीत है। जम्मू में इनके पास दो बड़े चेहरे हैं, रमन भल्ला और ताराचंद। इन दोनों की सीटें चेंज नहीं कर सकते ये, या मेरे से लिखवा के लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों को वो चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जो नए चेहरे थे, जो नए जो यूथ जो था, जो कांग्रेस में आने के लिए इच्छुक था, उनकी बलि दी जा सकती है। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आ सकते हैं। अच्छा, जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इनसे सीटें मांग सकती है, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, और कांग्रेस का कहना है कि वो कांग्रेस दे भी सकती है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि 3 बड़े चेहरे पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते थे, जिसमें रमन भल्ला थे, स्लाथिया थे, दविंदर राणा थे, और एक मड से अजय दोत्रा थे। 2 लोग चले गए हैं बीजेपी में। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि नगरोटा में आज भी उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, और उनका विजयपुर में भी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के ये मुख्य सीटें मांगती है, तो आपको लगता है कांग्रेस कंफर्टेबली देगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिनाब वैली और पुंछ राजौरी में सीटें दी जाएंगी? नहीं, देखिए, आप अगर नगरोटा विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। देवेंद्र राणा वहाँ पर प्रबल दावेदार हैं, और वो टक्कर भी देंगे, और उनके चांसेस भी हैं। वहाँ पर अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ऐसा लीडर लाते हैं जिसे कांग्रेस सपोर्ट करे, तो आप लड़ाई लड़ सकते हो। अजय सुडोत्रा कहाँ पर आते हैं, ये अभी पार्टी फैसला लेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर अजय सुडोत्रा जम्मू नॉर्थ में आते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस और एनसी मिलकर लड़ते हैं, तो लड़ाई होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सीट चुनते हैं और किस किस लीडर के लिए चुनते हैं, क्योंकि अजय सुडोत्रा तो एक नाम है आपके पास, दूसरा आप किस किस बड़े चेहरे को नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लड़ाना चाहती है। सलाथिया बीजेपी में चले गए हैं, और आपका जो बिश्नाक एमएलए था कमल अरोड़ा, वो भी बीजेपी में चला गया है। तो कौन से ऐसे आपके पास चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन्हें आप मैदान में ला सकते हो? और कांग्रेस के चेहरे जो हैं इस समय, अगर हम जम्मू साउथ की बात करते हैं, तो रमन भल्ला आ सकते हैं, जब तरनजीत सिंह टोनी आ सकते हैं। जम्मू में तो कांग्रेस की बात ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पे कांग्रेस को कह दिया है कि जम्मू खित्ता आप देखिए, हमें जम्मू से जो सीटें चाहिए वो हमें दे दीजिए, कैंडिडेट कोई भी होगा कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। उसमें जो सीटों की बात चल रही है, उसमें एक मेंढर की सीट है जहां जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रबल दावेदार हैं। दूसरी सीट इस बार नौशहरा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से पुराने पीडीपी के जीते हुए सुरेंद्र चौधरी को उतारेगी। तीसरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट इनसे मांग रही है, वो कालाकोट की मांग रही है। कारण यह है कि कालाकोट में भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है, वहां पर एमएलए रहे रसपाल सिंह का बेटा मैदान में। चौथी सीट दरहाल की मांग रहे हैं, बुद्दल की, जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमने खबर भी चलाई थी मामा भांजे के टक्कर, तो वहां पर जावेद चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये 4 सीटें मांगी जा रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पुंछ राजौरी में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा भी बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि वहां से सांसद भी उन्हीं के हैं, तो ये असर हो सकता है। तो क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, राजौरी पुंछ के अगर हम दोनों जिले देखते हैं, वहां पर जितनी भी विधानसभा हैं, वहां पर एक फैक्टर बड़ा बहुत ज़्यादा है इस बार, वो है पहाड़ी स्टेटस का। भारतीय जनता पार्टी नौशहरा में अगर अपना कैंडिडेट जैसे रविंदर राणा का नाम चल रहा है वो देती हैं, तो कड़ी टक्कर चौधरी के साथ होगी, सुरेंद्र चौधरी के साथ। सुरेंद्र चौधरी जीता हुआ कैंडिडेट था, पीडीपी में गया, फिर उसके बाद वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मेंढर में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बुद्धल दराल में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जावेद एक नया चेहरा है, लेकिन जावेद के परिवार की उन पूरे इलाकों में एक अच्छी पकड़ है, और साथ में जावेद के साथ कांग्रेस का वोट होगा। कांग्रेस का भी बुद्धल दराल के अंदर बहुत ज़्यादा वोट है, अच्छा खासा वोट है। हाँ, कालाकोट की बात करते हैं। कालाकोट में रछपाल सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रहे थे, अब उनकी डेथ हो गई है, उनके बेटे हैं मैदान पर। लेकिन कालाकोट में कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा वोट है। अगर दोनों मिलकर आते हैं तो अशोक शर्मा कालाकोट से आते हैं। अशोक शर्मा कालाकोट से कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं, तो वहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बैठता है इनका परफेक्ट, तो वहाँ पर भी टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाता है, मैं ये नहीं कह सकता कि जीत सकते हैं, लेकिन कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एक और जो फार्मूला की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, पिछले 10 सालों से अगर जम्मू की राजनीति में कुछ सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तो वो हुआ है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में। भीम सिंह स्वर्ग सिधार गए, उनके सगे भतीजे हर्षदेव सिंह जो पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने पार्टी को पहले ख़त्म ही कर दिया, खुद आम आदमी पार्टी में चले गए। उनके मामा के बेटे, उनके बुआ के बेटे बलवंत सिंह मनकोटिया, जो भी एक अच्छे खासे नेता थे, वो पहले आप और फिर चले गए बीजेपी में। अब वापस पैंथर्स पार्टी में आ गए हर्षदेव सिंह, और चेयरमैन अभी वही हैं, मगर उतना ज़्यादा जनाधार नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने मांग की है 2 सीटों की, एक तो उधमपुर ईस्ट और एक चनैनी। तो आपको क्या लगता है, ये 2 सीटों पर पैंथर्स पार्टी कुछ कर पाएगी कांग्रेस और एनसी के सहयोग के साथ? देखिए, पैंथर पार्टी का जो इतिहास था, वो जिस दिन भीम सिंह जी स्वर्ग सिधारे
वो इतिहास भी मिट गया। क्योंकि भीम सिंह के बारे में लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन वो जम्मू संभाग की बात रखता था और 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसके अंदर उसकी पकड़ थी, जहाँ भी और कश्मीर में भी। यही कारण था कि कश्मीर से उन्होंने एक MLC बनाया था, क्योंकि भीम सिंह की दूरदर्शी सोच थी। हाँ, हर्षदेव सिंह उसको कैच नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, अगर हर्षदेव सिंह और उनके साथ कोई दूसरा कैंडिडेट 2 विधानसभा में अगर वो आते हैं कांग्रेस और NC कोलिशन के साथ, तो इनको एज मिलेगा। क्योंकि अगर आप चिनैनी में जाते हो तो चिनैनी में कांग्रेस का भी वोट है, चिनैनी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वोट है, टक्कर होगी भाजपा के साथ। और चिनैनी में अगर बलवंत सिंह मनकोटिया होगा तो परिवार की टक्कर होगी, तो वो एज भी रहेगा। तो हो सकता है कि हर्षदेव सिंह चिनैनी में लड़ना चाहें, और जो उधमपुर की सीट है वहाँ पर मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी टक्कर पैंथर दे पाएगी, लेकिन एक सीट के ऊपर दे सकती है जहाँ हर्षदेव लड़े। अच्छा, एक और चीज़ है कि चिनैनी, रामनगर, उधमपुर यही एक एरिया था जहां पर पैंथर्स पार्टी का शुरू से होल्ड रहा है, उनका वोट बैंक भी रहा है। और जब 5 सीटें जीती थी पैंथर्स पार्टी ने 2002 के चुनावों में, तब भी 4 विधायक, उनके 3 विधायक वहीं से जीत कर आए थे। हाँ, वो सांपा से 3 वहीं से थे, चिनैनी था, रामनगर था और उधमपुर था। आपको लगता है आज वो पुराना वर्कर पैंथर्स पार्टी का एक्टिव होगा? देखिए, वर्कर जो था वो लीडर के साथ चलता है। बलवंत सिंह मनकोटिया का जो वर्कर है वो मनकोटिया के साथ ही चलेगा। मनकोटिया अगर बीजेपी में गए हैं तो उनका जो खास वर्कर था वो उनके साथ चला गया। हाँ, जो पैंथर पार्टी की सोच रखने वाले लोग हैं वो पैंथर के साथ फिर आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग और डाइवर्ट हो जाएं जब पैंथर पार्टी को वहाँ टिकट मिलती है, लेकिन पहले वाला जनाधार अब फिर इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसे में क्या कांग्रेस मानेगी 2 सीटें देने के लिए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, या फिर एक ही सीट देगी उनको? मुझे नहीं लगता कि 2 सीटें देगी। मुझे लग रहा है कि पैंथर के साथ और CPIM के साथ एक सीट पे गठबंधन होगा, क्योंकि उनको लगता है कि पैंथर का जनाधार बस इन्हीं इलाकों में है। अगर आप कहोगे कि पैंथर पार्टी के आरसपुरा से भी कोई वोट मिलेंगे कांग्रेस NC को, हाँ 100 की आप रेशो में चल सकते हो कि 100, 500, 700 वोट, लेकिन पार्टी 10 वोट के लिए भी कई बार कश्मीर से खबर ये आ रही है कि कुलगाम सीट के लिए, तारीगामी के लिए ओके कर दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। उनको पता है तारीगामी का अच्छा होल्ड है, कुलगाम सीट वो निकाल सकते हैं। तारागामी एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और ख़ास करके जिस पार्टी के साथ वो स्टार्ट से हैं वहीं पर हैं, और कई उतार चढ़ाव उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति के देखे हैं। उनका अपना दबदबा अपनी जगह अभी भी कायम है। मुझे लगता है कि उनको नहीं हिलाएंगे, उनको वो टिकट देंगे, और समर्थन उनका चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर तारागामी की अपनी पकड़ भी है, वहां से दूसरी पार्टीज़ को भी वोट मिल सकता है। तो तारागामी वाला तो गठबंधन जो है वो मुझे सही भी लगता है कि वहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट भी खड़ा कर देगा तो तारागामी को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट एक और खबर पर। कांग्रेस की बड़ी खबर एक दिल्ली से अभी अभी आ रही है, कुछ नेताओं से बात हुई है। कांग्रेस ने भी अपना एक और फार्मूला सेट किया है 70-30 का। 70% पुराने चेहरे, 30% नए। तो बात हो रही थी, इस बार हमने भी इंटरव्यू किए थे कांग्रेस कुछ नेताओं के कि नए चेहरों को मौका, मगर फिर 70-30 का फार्मूला आ गया है। क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस का तर्क ये है कि हमारे जो पुराने दिग्गज कांग्रेसी थे उनका आज भी होल्ड अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा है। सिर्फ ज़रूरत थी वर्कर को एक्टिवेट करने की। जब राहुल गांधी ने 2 दिन दौरा किया है तो वर्कर एक्टिवेट हो गया है। पुराने नेताओं को 70, नए नेताओं को 30। कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सोच समझकर फैसला लिया है। जो 2 दिन का दौरा था उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे राहुल गांधी की रैलीज़ में जो लोग मिलने आए थे, जो उनके लिए, उनमें युवा चेहरे भी थे, लेकिन उनके साथ कैडर वाले लोग थे। देखिए, पार्टी आप नए चेहरे को वोट दे सकते हो, लेकिन आपका जो पुराना कदावर नेता है कैडर उसके साथ खड़ा होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ताराचंद को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप रमन बल्ला को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप मूलाराम को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ कैडर है। हाँ, लेकिन नया चेहरे, जो नया जूथ है, जैसे अब मैं टोनी तरनजीत सिंह टोनी की बात कर रहा हूँ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते नए चेहरे को। टोनी के साथ अपना कैडर है। टोनी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में था तो भी उसका अपना, बीजेपी को DDC हराया है, बीजेपी के DDC को हराया था सुचेतगढ़ से, और वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही और युवा चेहरे हैं। बीजेपुर में नया चेहरा है जगदीप सिंह, जो एक पत्रकार था, आम आदमी पार्टी को छोड़ के आया, वो भी एक अच्छा कदावर है। हालांकि वहाँ पर एडवोकेट महेंद्र वो भी चले गए हैं, लेकिन युवा चेहरे हैं। आप कौन कौन सा किसके ऊपर स्टैंप लगती है वो तो फाइनल वही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन चेंजेस होंगी, नए चेहरे आएंगे जरूर। 30% आएंगे, इसका मतलब 70% पुराने लोग रहेंगे।
तो कांग्रेस ने दो फॉर्मूले बड़े दे दिए हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का 50-40 का फॉर्मूला। 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस के हिस्से से पैंथर्स पार्टी को 2 या 1 सीट दी जाएगी और अगर कोई छोटी पार्टी और आती है तो उसको 1-2 सीट। वहीं 50 में से सीपीआईएम को कश्मीर से 1 या 2 सीट और अगर कोई छोटी और पार्टी आती है या 1-2 और सीट। ये फॉर्मूला बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, ऐलान होना है। दूसरी ओर कांग्रेस का एक और फॉर्मूला है 70-30 का। 70% पुराने चेहरे, 30% नए चेहरे। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मूले पर मोहर लग गई है। अब केवल बाकी है सीट्स कौन कौन सी मिलेंगी और कैंडिडेट कौन कौन होंगे, उनके चेहरों पर मोहर लगनी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर द न्यूज़ रूम 24 आवाज से मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी और मेरे सहयोगी अमित बसन को इजाज़त दीजिए। जैसे ही बड़े अपडेट आएंगे हम आपके तक पहुंचाएंगे और शाम को 9 बजे चुनावी चालीसा देखना ना भूलें। तब तक बहुत कुछ और हो चुका होगा जो आपके समक्ष लाएंगे।